चलिए शुरुआत करते हैं आज के जो करंट अफेयर एमसीक्यूज़ हैं उनकी। ये कौन कौन से टॉपिक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में न्यूज़ में रहे उनको हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। आज का जो पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं वो किससे संबंधित है, वो है कि भारत और नेपाल के बीच एक दर्रा है या एक पास है जिसे लिपुलेख पास कहा जाता है, उसके संबंध में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी लोकेशन कहाँ है, उसके बाद आप चीज़ों को आगे समझिए। पेन थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। अगर आप ये भारत का मैप देख रहे हैं, है ना, ऊपर वाला मैं भारत का मैप बनाता हूँ, ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आते हैं इस वाले रीजन में, तो ये वाला रीजन जो है ना उत्तराखंड का पार्ट है। तो ये वाला रीजन कई कारणों से चर्चा में रहता है। पहला कारण ये है कि जो नेपाल है वो यहाँ पे क्लेम करता है, यहाँ पर काला पानी का डिस्प्यूट आता है, यहीं पे जो सुगौली की संधि है या ट्रीटी ऑफ सुगौली है वो भी चर्चा में रहती है। तो इसको हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से जोड़ते हुए करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अब इसमें आप सोचोगे कि भाई ज्योग्राफी है तो ठीक है, हिस्ट्री कहाँ से आ गई? तो हिस्ट्री आती है सुगौली की संधि। मैं इसको नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इसकी सुगौली की संधि के बारे में कि आखिर सुगौली की संधि इससे जुड़ी हुई क्यों है। आपने सुना होगा अंग्रेज़ों के म्यांमार से युद्ध हुए, है ना, सिख साम्राज्य से युद्ध हुए। उसी तरह से मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, एंग्लो नेपालीज युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ। एंग्लो नेपालीज युद्ध जब होता है उसके बाद जब ब्रिटिश की विजय होती है, नेपालियों की जो पराजय होती है, उसकी वजह से कई सारे क्षेत्र अंग्रेज़ों के पक्ष में आए। और ये जो संधि होती है, संधि कब होती है? 1816 में। तो 1816 में जो नेपाल के किंग थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बीच में होती है। अब इसके बाद जो नेपाल है वो क्या करता है, नेपाल कुमायूं वाला जो क्षेत्र है ना, जो अभी वर्तमान उत्तराखंड के पास है, गढ़वाल वाला जो रीजन है और सिक्किम वाला रीजन, ये वाला रीजन अपना खो देता है। और ये जो तीनों रीजन ही किसको बिलोंग करने लगते हैं? ब्रिटिश एम्पायर को बिलोंग करने लगते हैं, ठीक है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट आपको जो हो जाता है कि भाई 1816 की जो संधि है उसके क्या परिणाम रहे। और दूसरा क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आता है, बाउंड्री डिसीजन, मतलब सीमा का निर्धारण यहाँ पे हो जाता है। सीमा निर्धारण किस बात का? जो महाकाली नदी है या जो काली नदी है, तो काली नदी को किसकी सीमा मान लिया जाता है? भारत की और नेपाल की। तो भारत नेपाल की बॉर्डर यहाँ पे काली नदी को मान लिया जाता है। साथ ही ब्रिटिश रेजिडेंट काठमांडू में अपॉइंट हो जाता है और नेपाल की जो फॉरेन पॉलिसी सीमित हो जाती है, लिमिटेड आ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो लिपुलेख वाला जो इशू है और जो काला पानी है और जो काली नदी के द्वारा जो सीमा का निर्धारण है, यह कभी कभी ऐसा होता है ना, जब नेपाल में एंटी इंडिया गवर्नमेंट आती है तो खास तौर पे ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है और ये मामला यहाँ पे उठता है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरा कि जो ये लिपुलेख पास है ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है ना, तो इस लेक से होते हुए होती है, इस जो पास है उससे होते हुए होती है। इस वजह से ये कल्चरली भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चर्चा थी। बाद में बात ये हुई कि भाई हमारा जो नेपाल के साथ ट्रीटी है 1950, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप संधि, इसके साथ नेपाल के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, उसकी वजह से हम यहाँ पे आपस में ओपन डिस्कशन करेंगे, खुद चर्चा में इन्वॉल्व होंगे और इस मैटर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। अब इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है कि लिपुलेख पास लाइज नियर द इंडिया नेपाल चाइना ट्राई जंक्शन। तो लिपुलेखा दर्रा, या जाहिर सी बात है ये वाला जो रीजन है ये चाइना को बिलोंग करता है, इंडिया को भी और नेपाल को भी, ठीक है। दूसरा, ट्रीटी ऑफ सुगौली वाज साइन इन 1816 बिटवीन द नेपाल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट इज़ राइट, कि ये बात सही है यहाँ पे, जो ट्रीटी ऑफ सुगौली इनके बीच में साइन हुई थी। ये भी बात करेक्ट है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस पास से होते हुए होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ऑल्सो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है, भारत नेपाल के बीच कोई खुली सीमा नहीं है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। जो भारत और नेपाल के बीच है, तो भारत नेपाल के पहले तो यहाँ पे उत्तराखंड से सीमा बनाता है, फिर यूपी से बनाता है, फिर बिहार से बनाता है, फिर वेस्ट बंगाल से बनाता है, फिर सिक्किम से बनाता है। तो 5 राज्यों से अगर आप देखोगे नेपाल की सीमा भारत के साथ लगती है, 5 राज्यों से, ठीक है। तो एक तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमने इसको ज्योग्राफिकली, हिस्ट्री, कल्चरल, हर तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर देखिए। सही आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला टॉपिक किसके बारे में? मिशन दृष्टि के बारे में।
मिशन दृष्टि सैटेलाइट इज यूनिक बिकॉज, तो मिशन दृष्टि है एक सैटेलाइट है, इस बात से तो पता चलता है, लेकिन किस तरह का सैटेलाइट है ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गिव मी अ सेकंड, हाँ, तो अगर मैं बात करूँ जो मिशन दृष्टि के बारे में, तो मिशन दृष्टि एक तरह का वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है, कैसा सैटेलाइट है, ऑप्टोसार सैटेलाइट है, ठीक है ना। इसे किसने लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस की, स्पेस एक्स ने किया। फॉल्कन जो 9 रॉकेट है उससे किया है। अब इसे किसने बनाया, तो बेंगलोर बेस्ड जो स्टार्टअप है गैलेक्स आई ने बनाया। किसने बनाया है, गैलेक्स आई ने से बनाया है। तो जो मिशन दृष्टि है, पहली बात ये कि दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है। किसने लॉन्च किया, आपने यहाँ पर देखा कि इसे लॉन्च किया स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने इसको बनाया है, ठीक है। अब बात की जाएगी इसमें से इसके क्या फ़ीचर है। क्या ये ऑप्टिकल सेंसर को केवल यूज करता है, इंटीग्रेट करता है ईओ को एंसार सेंसर को ऑन वन प्लेटफॉर्म। तीसरा, इस इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्या यह भारत का पहला संचार उपग्रह है। चौथा, इज अ नेविगेशन सैटेलाइट, भारत का क्या यह नेविगेशन उपग्रह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है और सिंथेटिक अपार्चर रडार, जिसे सार कहते हैं, है ना, सार कहते हैं, क्या कहते हैं, सार, ठीक है। तो उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। साथ ही ये ऑल वेदर डे नाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन कर सकता है, ठीक है, और इससे प्राइवेटली डेवलप किया गया है। ये तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। चलिए अब इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर आपने देख लिया है, सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम किसके बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में। तो अगर आप देखो तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है, जिसको 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था, उसकी जो रिपोर्ट है जिसमें उसने कहा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट GHR, उसने क्या कहा कि इंडिया ऐसे देशों में एक है जिसके ऊपर हेपेटाइटिस से संबंधित जो रोग हैं उनका बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो आवश्यकता यहाँ पर किस चीज़ की है, इम्प्रूवमेंट की, प्रिवेंशन की, ट्रीटमेंट्स की, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब ये जो हेपेटाइटिस है ना, ये लीवर को इम्पैक्ट करने वाला है, लीवर को इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। किससे होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे जाननी ज़रूरी है। साथ ही अगर आप देखो इसके कई टाइप होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, ठीक है। तो जो हेपेटाइटिस ए होता है वो अलग चीज़ों से होता है, तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, ए से लेकर डी तक, ई तक है बेसिकली, लेकिन बस हमें इतना ही समझना है यहाँ पर। बाकी चीज़ें आपको ऑप्शन यहाँ पे समझने में मिल जाएगी। हेपेटाइटिस का जो एलिमिनेशन है उसका लक्ष्य है 2030 तक हम क्या करेंगे, हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर देंगे। हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन अकर्स ओनली इन इंडिविजुअल ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस जो डी होता है संक्रमण केवल उन व्यक्तियों को होता है जो जिनमें हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी होता है। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो क्रॉनिक भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हैं आप, वंशानुगत भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये ब्लड से और बॉडी फ्लूइड से क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो पहला जो आंसर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस बी, क्या सभी हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, ये बात आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए हेपेटाइटिस जो ए है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इसके लिए तो वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन जो सी और डी है इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। जो हेपेटाइटिस सी और डी है ये लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिसीज होते हैं, है ना। और इसमें जो हेपेटाइटिस डी है ऐसे लोगों को ही होता है जिनको हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सा इसके संबंध में याद रखनी है। सही आंसर इसके बारे में क्या हो जाएगा, और देख लेते चलिए। तो दूसरा तो इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा आप हटा दो, है ना। इन दोनों में से कोई हो सकता है। हेपेटाइटिस ई इज ए प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वायरस। हेपेटाइटिस जो ई है मुख्यतः दूषित पानी के माध्यम से फैलता है, ये आपको यहाँ पे बताना है।
अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है, जो हेपेटाइटिस ई है वो कंटामिनेटेड वाटर की वजह से फैलता है ना। चलिए आगे चलें। वाटर बोर्न डिसीज एक तरह का माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है INS महेंद्रगिरी के बारे में। INS महेंद्रगिरी के बारे में क्या टॉपिक है कि अभी इंडियन नेवी ने रिसेंटली रिसीव किया है INS महेंद्रगिरी। तो किसको सौंपा गया? इंडियन नेवी को सौंपा। किसने बनाया है? तो इसे मझगांव जो डॉक शिप बिल्डर है उसने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये भारत की जो नेवल कैपेसिटी है उसको और बेहतर करेगा। ये 6th अगर हम देखें तो अब इसको क्या है आपको याद रखना है, एक चीज़ आपको याद रखनी, प्रोजेक्ट 17 में 6 शिप बनाए जाने थे, है ना। तो 6 और 8वीं शिप है, आखिरी शिप है, ठीक है ना, नीलगिरी क्लास का। किस क्लास का? नीलगिरी क्लास का। तो एक बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें डीजल इंजन लगा हुआ है, गैस टरबाइन भी लगा हुआ है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, एंटी सबमरीन जो वारफेयर है, एंटी एयर वारफेयर है, ये सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ड है। प्रोजेक्ट 17 क्यों बनाया गया था? प्रोजेक्ट 17 बनाया गया था इसलिए कि हम मॉडर्न स्टील्थ फ्रिगेट बनाएंगे, मॉडर्न स्टील्थ फ्रिगेट बनाएंगे। अब ये हम क्यों बनाएंगे? इसका पर्पज़ क्या होगा? जो हमारे मैरीटाइम ऑपरेशन है उनको और बेहतर करना हमारा इसका पर्पज़ होगा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी की वो बनाएगी। देखिए जैसे मान के चलिए कि इसमें बनाया गया, तो इसके अलावा भी और कैटेगरी जैसे शिप्स हैं, INS नीलगिरी है, हिमगिरी है, उदयगिरी है, तरंगगिरी है, विंध्यगिरी है और ये महेंद्रगिरी आपके पास आ गई, ठीक है। तो 6 यहाँ पे इसके संबंध में, आपने 6 के 6 मैंने सारी आपको बता दी। इससे इंडियन ओशन रीजन में जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी, रोल, इंपॉर्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बढ़ेगी और उसको हम निभा भी पाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखो, ऑप्शन है इट इज़ द पार्ट ऑफ नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17। प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत नीलगिरी श्रेणी का हिस्सा है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड बनाया है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। इसे मझगांव, किसने बनाया? मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे तो दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इट इज़ इक्विप्ड विद ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एंड बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल। यह ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है, बराक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल, उसमें मार करने वाली मिसाइलों से लेस है। ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी आपकी, है ना। तो 1-3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे टैकल कर लिए, 4 के 4 टॉपिक हमने यहाँ पर देख लिए। अगले जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इतने बड़े टॉपिक नहीं है। जैसा मेंस में जो आर्टिकल ये आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अबॉर्शन लॉ। भारत में जो गर्भपात को लेके कानून है उसके संबंध में क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि अब देखोगे ना तो भारत में जो गर्भपात का कानून है वो बात करता है, क्या बात करता है? वो बात करता है कि जो मतलब थोड़ा सा इसको मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि अब पहले क्या होता था कि अबॉर्शन को लेकर तो कानून ही नहीं था, लेकिन 1971 में कानून बना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। वहाँ पर क्या किया गया, लगभग अगर आप देखोगे एक परमिशन दी गई किसकी, कब आप वो अबॉर्शन करवा सकते हैं। फिर उसको अमेंड किया जाता है 2021 में अमेंड करके इसको 20 हफ्ते कर दिया जाता है कि 20 हफ्ते तक कोई अबॉर्शन करा सकता है, ये इलीगल नहीं है। और स्पेशल केस में 24 हफ्ते भी इसको कर दिया गया, ठीक है। तो एक तो ये, अब ये जो है ये एक महिला की राइट है, जो है ना उसकी राइट टू लाइफ उसका पार्ट है कि उसके ऊपर उसका डिसीजन होना चाहिए, उसकी डिग्निटी, उसकी प्राइवेसी का मामला होना चाहिए। तो ये प्राइवेसी का और हेल्थ का दोनों का मामला माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें ये जानना जरूरी, अप टू जो 20 वीक है उसमें अलाउ करता है कैसे, रजिस्ट्रेशन मेडिकल जो पिटिशनर्स होते हैं उसके आधार पर अलाउ करता है किसको, अबॉर्शन को। लेकिन 20 से 24 सप्ताह अगर है तो स्पेशल केस में ही अबॉर्शन हो सकता है, जैसे रेप सर्वाइवर है, कोई माइनर है या कोई दिव्यांग महिला है ना। तो ऐसे केसेस पर क्या किया जा सकता है, 24 माह तक अबॉर्शन किया जा सकता है। और अगर आप 24 माह से ज़्यादा का अबॉर्शन हो रहा है तो इसमें केवल बहुत कम केसेस में, जैसे फेटल अबनॉर्मलिटीज़ है, तो जो अंदर भ्रूण बन रहा है तो सही तरीके से नहीं बन रहा है, ऐसे केसेस में किए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपने सारा यहाँ पे इसके बारे में देख लिया। मेंस में इशू यही आ रहा था कि अभी वही मैं आपको बताया ना कि जो राइट टू लाइफ है और जो हेल्थ रिलेटेड लॉ है उनका आपस में कन्फ्लिक्ट दिखाता है ये आर्टिकल। चलिए ऑप्शन यहाँ पे दिखाते हैं
कि MTP एक्ट अलाउ एबॉर्शन अप टू 25 वीक्स फॉर ऑल वुमेन विदाउट एनी कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैंने आपको बताया 20 हफ्ते तक अलाउ है। 20 से 24 हफ्ते में आपको स्पेशल केस होता है तभी अलाउ किया जाता है। मेडिकल बोर्ड आर इन्वॉल्व इन अप्रूविंग सर्टेन लेट टर्म्स अबॉर्शन केस। कुछ मामले में लेट टर्म्स स्वीकृत देने के लिए मेडिकल बोर्ड शामिल होता है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगला टॉपिक किस चीज़ को लेके है, IT एक्ट को लेके है। अब IT एक्ट को लेकर जो मामला है उसको लेकर क्या क्वेश्चन बना कि जो सेक्शन 66 ए है, जिसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऑफ द IT एक्ट स्टिल इन फोर्स इन इंडिया। IT एक्ट अभी भी क्या है, भारत में लागू होता है, ठीक है, जो ये सेक्शन 66 ए है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर द आर्टिकल 19(1)A इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, है ना। जो आर्टिकल 19(1)A है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित प्रबंधों के अधीन बताता है, ठीक है। इन दोनों में से सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो टॉपिक हैं, अगली जो न्यूज़ है उनके ऊपर है, देख लेते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर में एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। उस ट्राइब का नाम क्या है, उस ट्राइब को बोला जाता है कोरोवाई ट्राइब, ठीक है। कौन सी ट्राइब बोला जाता है, कोरोवाई ट्राइब। तो कोरोवाई ट्राइब जो कहाँ की है, तो पापुआ की है, पापुआ न्यू गिनी की है, साउथ ईस्ट पापुआ न्यू गिनी की है, ठीक है ना। तो उनको उनका क्या किया गया था, उन पर बेसिकली क्या है कि जो आइसोलेशन है, कन्फ्लिक्ट है, उस पर एक स्टडी हो रही है। इस वजह से ये कोरोवाई जो ट्राइब है न्यूज़ में आ गई। तो कहाँ क्या, पापुआ न्यू गिनी की है। ये आपको कोरोवाई ट्राइब के बारे में याद रखना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब है, जैसे नाइजीरिया की ट्राइब आपने सुना होगा, हाउसा फुलानी ये रूबा है। भारत की ट्राइब आपको पता ही होगा, है ना। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। माउंट दुकून इज लोकेटेड। माउंट दुकून कहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे हाल में क्या हुआ है, यहाँ पर जो वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया है। तो ये लोकेशन ये लोकेटेड कहाँ पे है बताइए। माउंट दुकून कहाँ पे लोकेटेड है, तो माउंट दुकून आपको लोकेटेड मिलेगा सी, हालमाहेरा आइलैंड में। हालमाहेरा आइलैंड जो कहाँ पे, इंडोनेशिया का ही पार्ट है, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला था, इस वजह से न्यूज़ में था। तो माउंट दुकोना कहाँ पे, हालमाहेरा आइलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। प्रोजेक्ट 17 के बारे में आपको पता है, इसका पर्पज़ क्या है आपको पता है, मैंने आपको बताया कि क्या करना, सबमरीन बनाना है ना। तो मल्टी मिशन जो वॉरफेयर है उसको बेहतर करना इसका पर्पज़ है, किसका, प्रोजेक्ट 17 का, ठीक है। तो चलिए आज के डिस्कशन फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।